Hello, ladies and gentlemen. How you are doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So अभी तक हमने अपना यूनियन गवर्नमेंट में, ठीक है, आपका एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट पढ़ लिया था, लेजिस्लेचर वाला पार्ट पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी, और जुडिशरी में क्या पढ़ेंगे हम? वो पढ़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट. ऑलराइट, तो हम पढ़ेंगे जुडिशरी. जुडिशरी जुडिशरी में क्या पढ़ेंगे हम? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, वो पार्ट फिफ्थ में दिया हुआ है. ठीक है, पार्ट फिफ्थ में दिया हुआ है. और कहां से कहां तक? आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक. ऑलराइट, तो देखो, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एस्टेब्लिश कब हुआ था? पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एस्टेब्लिश कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था पहला इंडिया में दिल्ली में. ठीक है, 28 जनवरी 1950 को. ठीक है, और फर्स्ट जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस लिख देता हूं मैं, चीफ जस्टिस. ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इसके? वो थे H.J. कानिया. H.J. कानिया इसके पहले चीफ जस्टिस थे. ठीक है, पहले एक ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को रिप्लेस किया था. ठीक है, रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को रिप्लेस किया था. ऑलराइट, अगर हम इस टाइम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं. टोटल 34 जजेस हैं. ठीक है, एक है आपके जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, प्लस 33 अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट में है. एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस. फिर एक यहाँ पर सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना. देखो, ये जो सीट्स है ना, ओवर द टाइम बढ़ती गई है. ठीक है, जैसे कि 1950 में टोटल हमारे पास 8 जजेस थे. ठीक है, एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, टोटल 8 जजेस थे. फिर ओवर द टाइम ये जजेस का सीट नंबर बढ़ता चला गया और आज हमारे पास करेंटली 34 जजेस है. ठीक है, तो ये जो सीट बढ़ रही है ना सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, ठीक है, तो ये सीट इंक्रीजिंग पावर किसके पास होती है? तो यहां पर स्टार मार्क करके लिखना, सीट इंक्रीजिंग पावर इन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये होती है पार्लियामेंट के पास. यानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नंबर बढ़ा सकती है. ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट की. अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के? वैसे अगर अपॉइंटमेंट वैसे प्रेसिडेंट ही करेगा, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा. देखो, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होगा ना, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट करेगा. ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा. और वो चाहे तो उस केस में, मतलब उस केस में उनकी एडवाइस को भी कंसीडर करता है, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की. ठीक है, और अगर सर्टेन हाई कोर्ट के जजेस की एडवाइस को कंसीडर करना चाहता है तो इनकी भी एडवाइस को कंसीडर करता है. लेकिन अगर देखा जाए तो सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको सिंपली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है, वही अगर हम बात करें अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस की, ठीक है, चीफ जस्टिस के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट जब करना होता है तो करेगा तो प्रेसिडेंट ही. ठीक है, करता तो प्रेसिडेंट ही है, प्लस वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, ठीक है, उनकी एडवाइस लेता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेता है. ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे लेता है. और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस लेते हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस की. जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, उनसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस लेंगे. ठीक है, और फिर वो एडवाइस जो है डिसाइड करी हुई वो प्रेसिडेंट को देंगे. ठीक है, यानी प्रेसिडेंट की जो एडवाइस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी होती है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस के बिना, ठीक है, या कंसल्टेशन के बिना जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकता. ठीक है, ऑलराइट. तो देखो, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस की एडवाइस लेता है. ठीक है, इस सिस्टम को हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम. अभी आपने सुना होगा, बहुत चल रहा था कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम.
न्यूज़पेपर में, ठीक है, कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो ये जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस का ग्रुप है ना, जिससे एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो 4 सीनियर मोस्ट जज है, तो कोलिजियम का मतलब क्या होता है? कोलिजियम का मतलब सिंपल भाषा में समझो कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हैविंग द सेम लेवल ऑफ पावर। अगर हम 4 सीनियर मोस्ट जजेस की बात करें, ठीक है, तो उनमें अप्रोक्सीमेटली सेम उनके पास पावर होगी, ठीक है, सेम पावर के लोग हैं 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उनका एक ग्रुप को हम कोलिजियम बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एडवाइस लेने का प्रोसीजर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जैसे एडवाइस ले रहा है, इस पूरे सिस्टम को हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये कोलिजियम सिस्टम पे भी मार्क लगा लेना कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क लगा लेना, ठीक है। फिर देखो, फिर बात आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल तक, ठीक है। अगर कोई बंदा हाई कोर्ट में जज रहा है 5 साल तक, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हाई कोर्ट का जज नहीं है, तो अगर हाई कोर्ट में जज ना रहा हो 5 साल तक, तो फिर अगर कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट है, ठीक है, जो कि 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, ठीक है, उस बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज चुना जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यहां पर और पढ़ता हूं, और ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक बहुत ही एमिनेंट या फिर डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो, जाना माना रिनाउंड ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में, प्रेसिडेंट की नजरों में, ठीक है। पहली क्वालिफिकेशन क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। या फिर एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। ऑलराइट, फिर बात करते हैं हम ओथ की। ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। या तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे या प्रेसिडेंट कोई पर्सन अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, अपॉइंटेड बाय हिम, वो इनको ओथ दिला देगा, ठीक है। ऑलराइट, आई होप अभी तक इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, फिर बात करते हैं हम इसके इनके टेन्योर की। सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर क्या है? तो देखो, जो इनका टेन्योर है ना, नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बट हाँ सर्टेन बेसिकली कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, ठीक है, इनके टेन्योर से रिलेटेड। बेसिकली क्या है, इनकी जो रिटायरमेंट एज है ना, रिटायरमेंट एज वो डिफाइंड है, 65 ईयर्स है। 65 ईयर पे जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, बेसिकली देखो इनका टेन्योर कैसे कैसे खत्म हो रहा है। या तो बंदा 65 ईयर्स का हो जाए और रिटायर हो जाएगा, ठीक है, 65 ईयर्स का हो जाएगा तो वो रिटायर हो जाएगा। रेजिग्नेशन की बात करें अगर हम, ठीक है, एक तरीके से उसका टेन्योर और कैसे खत्म हो सकता है कि वो रिजाइन कर दे। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई रिजाइन कर देगा तो उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। और रेजिग्नेशन लेटर देता किसको है? ये देता है प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट के जज अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं, और तीसरी चीज क्या हो सकती है, उसका रिमूवल कर दिया जाए। तो रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आपको रिमूवल कैसे होता है। देखो, एक रिमूवल मोशन आपको पार्लियामेंट में, मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो एक रिमूवल मोशन लेके आएंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो अगर वो रिमूवल मोशन लोकसभा में आ रहा है या फिर वो रिमूवल मोशन राज्यसभा में आ रहा है, ठीक है, तो अगर लोकसभा में एक सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो वहां पर लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उसमें से 100 मेंबर्स, ठीक है, 100 मेंबर्स इस बात का सपोर्ट करें,
ठीक है। अगर 100 मेंबर्स का सपोर्ट मिलेगा तो रिमूवल मोशन लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आ सकता है, ठीक है। वहीं अगर राज्यसभा में रिमूवल मोशन लाना है, ठीक है, एससी के जज के खिलाफ, तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। अगर 50 मेंबर्स सपोर्ट करें, ठीक है, तो वहां पर राज्यसभा में मोशन, रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, ठीक है। फिर देखो, जब रिमूवल मोशन पार्लियामेंट में एंटर हो जाएगा ना, तो जो स्पीकर, जैसे अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो स्पीकर रहेगा वहां पर, ठीक है, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो वहां पर कौन रहेगा, चेयरमैन रहेगा। तो स्पीकर या चेयरमैन इस मोशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर लेट्स सपोज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर एक थ्री मेंबर्ड इन्वेस्टिगेशन कमिटी बिठाई जाएगी, ठीक है। एक 3 मेंबर्ड इन्वेस्टिगेशन कमिटी बैठेगी, जिसमें कौन कौन होगा, जिसमें एक तो होंगे आपके, देखो, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मोशन आया है, ठीक है, तो वहां पर पहले नंबर पर बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ रिमूवल मोशन आया है तो वहां पर बैठेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो वहां पर बैठेगा, ठीक है। और कौन बैठता है इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो बैठेंगे, ठीक है। और कौन बैठेगा इसमें, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो ये 3 लोग बेसिकली बैठेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ रिमूवल मोशन आया है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज बैठेगा कोई, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आया है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, ठीक है, वहां पर। और ये दोनों फिक्स है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इस कमेटी में फिक्स्ड है। ये दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। फिर अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, इसके द्वारा पाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो गिल्टी है वाकई में, ठीक है, तो फिर इस मोशन को आगे दोनों हाउसेस में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फिर जब ये दोनों हाउस में जाएगा और दोनों हाउसेस को पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस, फिर ये जो दोनों हाउसेस हैं, ठीक है, वो इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देंगे, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी से जब दोनों हाउस इस मोशन को पास कर देंगे, ठीक है, तो फिर जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट रिमूव्स द जज, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जज को रिमूव कर देगा। तो एक बार दोबारा से बताता हूँ, रिमूवल मोशन को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराना है तो फिर 100 मेंबर्स बेसिकली हेड के पास जाएं या 100 मेंबर्स सपोर्ट करें इस मोशन को, रिमूवल मोशन को, तो लोकसभा में एंटर होगा। वहीं अगर राज्यसभा में एंटर कराना है रिमूवल मोशन सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो वहां पर 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। फिर जब ये रिमूवल मोशन पार्लियामेंट में एंटर कर जाएगा, उसके बाद स्पीकर अगर लोकसभा में गया तो स्पीकर के पास जाएगा, और राज्यसभा में गया तो चेयरमैन के पास जाएगा। स्पीकर और चेयरमैन के पास ये पावर है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जब स्पीकर या चेयरमैन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक 3 मेंबर्ड इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाएगी, ठीक है। उस 3 मेंबर्ड इन्वेस्टिगेशन कमेटी में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ रिमूवल मोशन आया है तो पहले नंबर पे वहां एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठेगा, दूसरे नंबर पे वहां बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और जो तीसरा मेंबर होगा वो होगा एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। वहीं अगर बात करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रिमूवल मोशन आया है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रिमूवल मोशन आया है, तो वहां पर पहले नंबर पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, देन फर्दर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। फिर अगर इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी के द्वारा यह पाया जाता है कि जो भी जज था, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो गिल्टी पाया जाता है इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी के द्वारा, ठीक है, तो वो मोशन जो है वो दोनों हाउसेस में जाएगा। फिर दोनों हाउस जो होंगे, ठीक है, वो अगर स्पेशल मेजोरिटी से इस रिमूवल मोशन को पास करते हैं, बोथ द हाउसेस, दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा, देन जो प्रेसिडेंट होगा वो जज को रिमूव कर देगा। ऑलराइट, देखो फिर ग्राउंड्स क्या है, किस ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता, सॉरी प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज। तो देखो बेसिकली 2 ग्राउंड्स होते हैं। पहली चीज प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है,
उसने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए कोई बेसिकली एक्शन वगैरह लिया हो, या फिर इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी बेसिकली वो इस लायक ना रहा हो कि अब वो उस जज की पोस्ट पर बैठ सके और जजमेंट दे सके। तो या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, या फिर इनकेपेसिटी के केस में उसके खिलाफ एक रिमूवल मोशन आ सकता है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने बात करी ना कि अगर उसने बेसिकली मिसबिहेव किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर अगर कोई काम किया हो, तो यहां पर एक बात देखना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने बात पहले ही बता रखी है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन पावर होती है ना, इंटरप्रिटेशन पावर, ठीक है, इंटरप्रिटेशन पावर कॉन्स्टिट्यूशन की किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये चीज लिखी किसमें है? ये चीज लिखी है आर्टिकल 147 में। आर्टिकल 147 कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से आप कह सकते हो बयां करने की पावर है, ठीक है, लोगों तक बेसिकली उसमें क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हैं उनका मीनिंग क्या है, इसको इंटरप्रेट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये बात लिखी है आर्टिकल 147 में, तो इस बात पर भी आप स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो ये बात हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, पर अगर सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से कहीं और ले जाना है, किसी और प्लेस पे ले जाना है, ठीक है, तो ये पावर किसके पास होती है? पावर टू मूव सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, इज बेस्टोर्ड अपॉन, मतलब ये पावर दी गई है किसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से कहीं और मूव कर सकता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। ऑलराइट, तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी, और इस पर भी स्टार मार्क कर लेना एक, सुप्रीम कोर्ट को मूव करने की पावर दिल्ली से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन और क्या क्या पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की लिखी है आर्टिकल 131 में, ठीक है, आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस मेंशन्ड है। ठीक है, देखो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस है ना, वो एक्सक्लूसिव राइट है सुप्रीम कोर्ट का, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, और भी किसी कोर्ट के पास ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस नहीं होती है। और इनको ओरिजिनल क्यों कहते हैं, इनको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो मैं बताता हूं, पहले देखो ये होती क्या क्या है, ठीक है, पहले समझो होती क्या, फिर बताता हूं। सेंटर, ठीक है, और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है ना, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो ये जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम कौन करेगा? ये करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर अगर स्टेट, ठीक है, एंड स्टेट, अगर दो या उससे ज्यादा स्टेट्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, तो उसको भी सुलझाने का काम कौन करेगा? हैंडल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर अगर सेंटर प्लस स्टेट, अगर सेंटर और कोई स्टेट एक तरफ है, ठीक है, और इन दोनों का मुकाबला हो रहा है, या इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट, इन दोनों का डिस्प्यूट है किसी और स्टेट के साथ, सेंटर और स्टेट एक तरफ खड़े हैं प्लस दूसरी तरफ कोई दूसरा स्टेट है, ठीक है, तो इस डिस्प्यूट को भी हैंडल कौन करेगा? रिजॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्यों है? ठीक है, पहली बात तो एक्सक्लूसिव राइट है कि ये चीजें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये इसलिए है क्योंकि इन डिस्प्यूट्स को सुनना, ठीक है, इन डिस्प्यूट्स को सुनना पहले इंस्टांस में, पहली बारी में इस इंस्टीट्यूट को सुनना, इस डिस्प्यूट्स को सुनना, इंस्टीट्यूट बोलता हूँ, इस डिस्प्यूट को सुनने का जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। देखो एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि क्या बोलते हैं, पहले ही इंस्टांस में सुनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं और से अपील होकर आ रही है तब सुनेगा, पहली अपील जो करी जाएगी इन केस के इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से करी जाएगी। ऑलराइट, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बस आपको इतना याद रखना है
ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 131 में दिया हुआ है, और ये तीनों बातें, सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट होगा, स्टेट और स्टेट का डिस्प्यूट होगा, सेंटर प्लस स्टेट और किसी अदर स्टेट का डिस्प्यूट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसको हियर करेगा और रिजॉल्व करेगा, ठीक है, और ये इसका एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है। फिर दूसरी आते हैं इसके आपके रिट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो रिट्स ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको जो फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास आपके 5 रिट्स होते हैं, 5 रिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि वो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है, ठीक है। अब देखो जो आपके रिट्स ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिव राइट। अब क्यों एक्सक्लूसिव राइट नहीं है? जिन्होंने भी, जब मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था, जो उसमें रिट्स पढ़ाए थे, तो मैंने बताया था कि रिट्स हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी रिट्स को इशू कर सकता है, ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिव राइट, बिकॉज हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स, ठीक है। पर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के केस में क्या था कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये जो डिस्प्यूट्स हैं इन्हें हाई कोर्ट नहीं सुन सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं करेगा। बट रिट्स जुरिसडिक्शन के केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो रिट्स इशू कर ही सकता है, उसके साथ साथ हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, इसकी वजह से एक्सक्लूसिव राइट नहीं है रिट्स सुप्रीम कोर्ट का, राइट, ठीक है। फिर इसमें आते हैं आपके अपीलिएट जुरिसडिक्शन, अपीलिएट जुरिसडिक्शन, अपीलिएट जुरिसडिक्शन, ठीक है। अपीलेट जुरिसडिक्शन आपके दिए गए हैं आर्टिकल 132 में, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखना चाहो लिख लो, वैसे ये बात तो पता ही होगी कि रिट्स जुरिसडिक्शन आर्टिकल 32 में दिए गए हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जुरिसडिक्शन दिए गए हैं, ठीक है, ऑलराइट। फिर जो अपीलेट जुरिसडिक्शन है आपके वो आर्टिकल 132 में दिए हुए हैं, ठीक है। देखो अपीलेट जुरिसडिक्शंस, ठीक है, क्या होते हैं? देखो जब लेट्स सपोज कोई इंसान जो है, ठीक है, कोई इंसान है वो किसी भी केस में, ठीक है, किसी केस में हाई कोर्ट के पास जाता है, ठीक है, हाई कोर्ट उसे कोई फैसला सुनाता है, ठीक है, अगर उस व्यक्ति को लगता है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो उसके हित में नहीं है या फिर सही नहीं है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि भैया मेरा जो केस है वो हाई कोर्ट में जो हुआ है, ठीक है, उस केस में जो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे को सही न्याय नहीं मिला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि अब आप मेरे केस को एक बार दोबारा से रिव्यू या दोबारा से ओपन करिए और इसको हैंडल करिए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपील करना। सो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो सही नहीं लगा तो बंदा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से उस केस को लड़ने के लिए अपील कर सकता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अपीलिएट जुरिसडिक्शन। तो अपील्स किस किस केस में हो सकती है, ठीक है, अपील्स किस किस केस में हो सकती है? देखो अपील्स हो सकती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की जा सकती है, ठीक है। दूसरे क्या कैटेगरी होती है? अपील्स इन सिविल केसेस, जो आपके सिविल केसेस हैं, ठीक है, उनमें अपील करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से। तीसरा आपकी कैटेगरी है अपील्स इन क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस के केस में अपील कर सकते हो, ठीक है। और एक चौथी चीज आती है अपील बाय स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव। देखो अपील बाय स्पेशल लीव आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब देखो जब हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है ना, हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, ठीक है, तो उस जजमेंट के 90 डेज के अंदर, 90 डेज के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे सिंपली किसी भी केस में आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपील बाय स्पेशल लीव की, ठीक है, अपील बाय स्पेशल लीव की, तो जो हाई कोर्ट होता है ना, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो हाई कोर्ट को आपको 60 डेज में फिट साबित करना होता है। मतलब बेसिकली फिट का मतलब क्या है कि 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट आपको छूट दे देगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, फिट टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 60 दिन के अंदर जब जजमेंट दे दिया है उसके 60 दिन के बाद हाई कोर्ट आपको कह देता है कि भैया जाओ, आप अगर आपको अपील करनी हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट 60 दिन के बाद भी आपको फिट घोषित नहीं करता है
सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, ठीक है, तो आप अपील बाय स्पेशल लीव के द्वारा, ठीक है, फिर आप सिंपल अपील से नहीं जा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाजत, सॉरी हाई कोर्ट ने आपको इजाजत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की, तो वहां पर आप यूज करोगे अपील बाय स्पेशल लीव, ठीक है। तो उस केस में अपील बाय स्पेशल लीव के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, कहोगे भैया कि सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकूं अपने केस को लेकर, ठीक है, क्योंकि मुझे जो डिसीजन आया है वो मुझे अन्याय लग रहा है अपने साथ, तो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव के थ्रू आपको अपील करने की इजाजत दे देगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको अपील बाय स्पेशल लीव समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऑलराइट। फिर बात करते हैं हम, फिर आता है इसमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आपके दिए हैं आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मेंशन्ड है, ठीक है। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होते हैं, देखो दो टाइप की केसेस में, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइस प्रेसिडेंट, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन टू मैटर्स, ऑन टू मैटर्स, और ये मैटर्स क्या क्या है आपके, ठीक है। एक तो आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, किसी लॉ के बारे में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट है पब्लिक इंपॉर्टेंस का जिसके बारे में सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, या जिसके बारे में सवाल उठ सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज पे अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, ठीक है, उस केस में अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होगी, डिस्क्रिशनरी पावर, ये बात मैंने आपको बता रखी है, डिस्क्रिशनरी पावर वो होती है जो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो ना दे, ठीक है, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ और कोई फैक्ट है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, ठीक है, उस केस में अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, एडवाइस मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे चाहे तो ना दे, यानी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, मे गिव एडवाइस और मे नॉट गिव, ठीक है, एडवाइस देना चाहे सुप्रीम कोर्ट तो देगा, और अगर नहीं देना चाहेगा तो वो एडवाइस देने से विड्रॉ भी कर सकता है। बट जो दूसरा मैटर है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कि कोई ट्रीटी है या कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, उस केस में अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटोरली, ठीक है, एडवाइस देनी ही पड़ेगी, ठीक है, मैंडेटरली गिव एडवाइस, ठीक है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को सलाह देनी ही पड़ेगी, वो बाउंड है सलाह देने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज है कि ये जो दोनों एडवाइस है ना, ठीक है, दोनों मैटर्स में जो एडवाइस है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे रहा है प्रेसिडेंट को, ठीक है, ये सिर्फ एडवाइजरी है, समझना। जो प्रेसिडेंट ने सलाह मांगी है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने सलाह मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, अब प्रेसिडेंट चाहे तो उस सलाह को माने और चाहे तो ना माने, बस एक उसका ओपिनियन मांगा है कि भैया तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारी एडवाइस इस चीज पे क्या है, ये एडवाइजरी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई एडवाइस प्रेसिडेंट को, ये बाउंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे तो माने और चाहे तो ना माने, ठीक है। तो इसको इस बात से कंफ्यूज मत करना कि जो सुप्रीम कोर्ट दो मैटर पे सलाह दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है ये कि इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहे तो दे और ना देना चाहे तो ना दे। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट के केस में मैंडेटोरली सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। और इन दोनों मैटर में अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एडवाइस दे या ना दे सुप्रीम कोर्ट, मतलब इस मैटर में दे या ना दे, और इस मैटर में देनी ही पड़ती है। दोनों ही मैटर में दी गई एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सिर्फ एडवाइजरी होगी, बाउंडिंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट इन दोनों मैटर में जो एडवाइस दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने।
ऑलराइट, आई होप आपको ये बात भी समझ में अच्छे से आ गई होगी। फिर आता है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, ठीक है, RECORD, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के केस में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो अपने डिसीजंस को रिकॉर्ड करके रख सकता है, ठीक है, कैन रिकॉर्ड इट्स डिसीजन, इट्स डिसीजंस, ठीक है, अपने जो भी डिसीजन डिफरेंट केसेस में लेता है उन डिसीजन को रिकॉर्ड करके रख सकता है, ठीक है, और उन डिसीजंस को फर्दर जो आगे वो डिसीजंस देगा डिफरेंट केसेस में, ठीक है, फर्दर डिसीजंस के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आगे जो भी केसेस में डिसीजन आएंगे, ठीक है, यूज फॉर फर्दर डिसीजंस, डिसीजंस यानी जो भी उसने पहले डिसीजंस लिए हैं किसी केसेस में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस लिए, ठीक है, उनको उसने रिकॉर्ड करके रख लिया है। अब वो उन डिसीजन को आगे जो फर्दर सिमिलर केसेस आएंगे या रिलेटेड केसेस आएंगे तो उन डिसीजंस का यूज कर सकता है वो आगे आने वाले केसेस में डिसीजन देने के लिए, यानी एक प्रेसिडेंट, एक एग्जाम्पल की तरह यूज हो सकते हैं वो डिसीजंस जो उसने रिकॉर्ड करके रखे हैं, ठीक है। और दूसरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है वो पनिश कर सकता है, ठीक है, पनिश कर सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए डिसीजन को मानती नहीं है, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, उल्लंघन करती है, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं चलती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन का जो उसका उल्लंघन होता है ना, उसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बेसिकली कोर्ट की ना मानना, कोर्ट के डिसीजन को ना मानना, ठीक है। तो उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट खुद से पनिश भी कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। देखो जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी या लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, ठीक है, उसको वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू के द्वारा नल या वॉइड घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, नल या वॉइड घोषित कर दिया जाता है। तो इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट करता है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है, एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, जो आपके लेजिस्लेचर है या आप कह सकते हो जो आपका पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है जो आपका इंप्लीमेंट करेगा, जो आपका लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाता है, एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, ठीक है, विच वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डिक्लेयर्ड, शुड बी डिक्लेयर्ड नल और वॉइड बाय जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर ऐसा कोई लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, तो वो जुडिशियल रिव्यू से नल या वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। फिर आपका एक आता है सेवेंथ, जो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 147 में, ठीक है। फिर कुछ इसकी अदर पावर्स आती है, वो मैंने आपको डिफरेंट, जब मैंने आपको पीछे एग्जीक्यूटिव वगैरह पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये पावर्स लिखा दी है, ठीक है, जो जो आपके इंपॉर्टेंस की थी, जैसे कि जो आपका जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का और जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ठीक है, उसका जो कराएगा तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट जो उसमें डिस्प्यूट होता है, ठीक है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है, ठीक है। इसी तरीके की कुछ अदर पावर्स थी, वो मैंने ऑलरेडी डिफरेंट
जो पढ़ाया है पीछे उसमें लिखा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिपीट करने का दोबारा से आई गेस कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पर लिखा रखी है, वो इतनी मतलब जब आप उनके थ्रू वहाँ पर पढ़ोगे ना तो वहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो आई होप जितना भी इंपॉर्टेंट था इस वाले केस में वो मैंने अभी तक यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है आपका जुडिशरी में, जो कि है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है कि जो हमारी जुडिशरी है हमारे देश में वो इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब कि सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद हाई कोर्ट, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सम फर्दर कुछ अदर लोअर कोर्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इंडिपेंडेंस और सुप्रीम कोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, देखो इंडिपेंडेंस क्या क्यों है। देखो पहली बात तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये बात मैंने आपको बताई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट उसको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट उसको, कुछ उसमें सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेगा, और अगर कुछ हाई कोर्ट के जजेस की एडवाइस लेनी तो उनकी भी एडवाइस वो ले सकता है एज ही डीम्स फिट, ठीक है, जैसा उसको सही लगेगा उस हिसाब से। तो देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर रहा है, यानी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का यहाँ पर कोई भी केस नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन है यहाँ पर उसको अपॉइंट करना, क्योंकि प्रेसिडेंट आपका एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। यानी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर और एनी पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस, यानी बेसिकली वो पार्लियामेंट से बिल्कुल भी, पार्लियामेंट में जो आपका लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है, उससे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये उसके इंडिपेंडेंस की बात हुई कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट उसका लेजिस्लेचर से इन्फ्लुएंस नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी चीज जो इनका सर्विस कंडीशन, बेसिकली इनका जो टेन्योर होता है ना, ठीक है, सिक्योर्ड टेन्योर, सिक्योर्ड टेन्योर होगा। सिक्योर टेन्योर का मतलब क्या है, देखो सिक्योर टेन्योर और आपका फिक्स टेन्योर में अंतर है। फिक्स नहीं इनका टेन्योर, ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको जिनका टेन्योर है फिक्स नहीं कर रखा है, लेकिन इनका जो टेन्योर है वो सिक्योर्ड है, ठीक है। यानी कैन ओनली बी रिमूव्ड, सुप्रीम कोर्ट जज कैन ओनली बी रिमूव्ड on the grounds mentioned by constitution, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो इनके ग्राउंड दे रखे हैं ना रिमूवल के लिए, कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। अगर इन दोनों ग्राउंड्स के सिवा आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी ये बात यहाँ पर देखने की है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे नहीं है। जैसे कि अगर मैं पीएम की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट थे। यानी कि जब तक पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में है यानी मेजॉरिटी में है, ठीक है, जब तक पार्टी मेजॉरिटी में रहेगी तब तक तो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और पीएम है। जहां पार्टी ने मेजॉरिटी खोई, क्योंकि ये बात हमें पता है कि पीएम उसी पार्टी का होता है जो कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में होती है, ठीक है। जहां पार्टी की मेजॉरिटी गई उसी के साथ प्रेसिडेंट भी, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर रिमूव होगा तो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाएगी, यानी वो है ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट यहाँ पर क्या है, उनका सिक्योर टेन्योर है। अगर दो ग्राउंड्स है, उन दोनों ग्राउंड्स के सिवा अगर अगर उन दोनों ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट के जज को तो आप रिमूव कर सकते हो, वरना नहीं रिमूव कर सकते हो। यानी उनका जो टेन्योर है वो एक तरीके से सिक्योर्ड है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। फिर बात आती है इनकी फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, ठीक है। जब एक बार किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का बेसिकली उसका टर्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वो अपने मतलब गद्दी संभाल चुका है, बैठ चुका है, उसके बाद उसकी सैलरीज, ठीक है, उसके प्रिविलेजेस एंड उसके अलाउंसेस कांट बी कर्टेल्ड ड्यूरिंग टेन्योर। अपने टेन्योर, जब तक वो
वहां पर बैठा हुआ है, जब तक उसे रिमूव नहीं किया गया, जब तक वो बेसिकली अपने टेन्योर में है, ठीक है, तब तक उस सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरीज, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिस समय वो गद्दी पे बैठा था, वहां पर जिस समय उसने पोस्ट संभाली थी, जो उस समय डिसाइड कर दी गई थी उसकी सैलरी, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस, वही उसके टर्म के खत्म होने तक या फिर उसके रिमूवल होने तक रहेंगी, बीच में उनमें कटौती नहीं करी जा सकती है, यानी उसकी जो सर्विस कंडीशन है वो फिक्स्ड है। ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है आपका फोर्थ, ठीक है, फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट इसमें जो है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, जो भी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज की, ठीक है, उसकी पेंशन, ठीक है, और उसकी अलाउंसेस, ठीक है, जो भी इन चीजें, जो भी इनमें जो पैसा होगा ना, उसकी सैलरी, उसकी पेंशन, उसकी अलाउंस, वो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ठीक है, फ्रीडम है, फ्रीडम, वो अपने जो स्टाफ है उसको अपॉइंट करने के लिए टोटली इंडिपेंडेंट है, टोटली फ्री है। ठीक है, यानी CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी बेसिकली आपको जो प्रेसिडेंट साहब है वो कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को अपॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, यानी उनके पास फ्रीडम है अपने स्टाफ को अपॉइंट करने की सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, फिर आता है इसमें बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज एक बार रिटायर हो गया, ठीक है, उसके बाद वो किसी भी दूसरे कोर्ट में इंडिया के प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, यानी रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो अपने घर में बैठेगा। ठीक है, फिर दोबारा जजगिरी वो नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ठीक है, उसको माना नहीं जाता है, ठीक है, उसका कोई उल्लंघन करता है, उसको नहीं मानता है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उसे सजा दे सकता है अपने कोर्ट के ऑर्डर को ना मानने के लिए, उसके कंटेम्प्ट के लिए। फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और राइट ही। फिर बात आती है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, देखो किस तरीके से जो आपका एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिलर मिनिस्टर, उनसे ये किस तरीके से जुडिशरी अलग है। जो एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डू नॉट पजेस एनी जुडिशियल पावर्स। एग्जीक्यूटिव के पास कोई भी जुडिशियल पावर्स नहीं होती, ये बात आपने देखा होगा, वो चीजों को इंप्लीमेंट करती हैं, बट क्या बोलते हैं, किसी भी चीज पे ऐसे फैसला नहीं सुना सकते। ठीक है, अगर कोई केस होता है तो उसके पास जो फैसला देना है वो कोर्ट के ही पास उसकी पावर है। ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं कोई केस हुआ प्राइम मिनिस्टर ने उस पर फैसला सुना दिया जाके, या प्रेसिडेंट गए उस पर फैसला सुनाया है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी जुडिशियल पावर्स है, फैसला सुनाने की पावर है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की पावर है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास है, आपकी जुडिशरी के पास है। ठीक है, यानी इस तरीके से जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आपकी जुडिशरी है, वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं है। ठीक है, फिर नाइन्थ पॉइंट आता है इसमें, इंडिपेंडेंस किस तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है। बैन ऑन डिस्कशन, बैन ऑन डिस्कशन ऑन इट्स कंडक्ट इन पार्लियामेंट। किस तरीके से
जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने केसेस को हैंडल करता है, ठीक है, उन पे किस तरीके से डिस्कशन, उन पे किस तरीके से डिसीजन देता है, या उनको किस तरीके से प्रोसीड करता है अपने केसेस को, उनके कंडक्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके पे पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भैया इस तरीके से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से काम कर रहा है। वो टोटली इंडिपेंडेंट है, मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट है अपना काम करने के लिए, ठीक है। बैन ऑन डिस्कशन ऑन इट्स कंडक्ट इन पार्लियामेंट, ऑलराइट, ठीक है। काम करने के तरीके पे पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा। फिर लास्ट है आपका jurisdictions can't be curtailed, ठीक है। जो भी जुरिस्डिक्शन मैं आपको बताया ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, जितने भी टाइप के जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो भी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दिए है ना, वो कम नहीं करे जा सकते, दे कैन नॉट बी कर्टेल्ड, ठीक है। उसकी वो जुरिस्डिक्शन में आप कमी नहीं कर सकते, वो जितने हैं उसके पास वो उतने उसके पास रहेंगे, यानी जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है कटौती करना, कटौती करना, आप कटौती नहीं कर सकते हो जो भी जुरिस्डिक्शन उसको सुप्रीम कोर्ट को मिले हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये बात तो यार पता होनी चाहिए आपको कि इस टाइम सीजीआई कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस टाइम के सीजीआई हैं, ठीक है। तो ये बात भी दिमाग में रखना, क्योंकि ये बस ये बात तो पता होनी चाहिए यार, ये बात तो बहुत, क्योंकि बहुत चर्चा में रहे हैं उस टाइम, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं कुछ टाइम पहले, और हमेशा चर्चा में रहते हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ठीक है। सीजीआई हैं अभी प्रेजेंट के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये था आपको सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद एक टॉपिक आपका यूनियन गवर्नमेंट में रह गया, कैग, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। उसके बाद आपकी स्टार्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट देखना यार, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना बहुत ईजी निकल जाएगी, क्योंकि अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है ना यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेम उसी से रिलेट करते हुए बिल्कुल पानी की तरह बहा देंगे। फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।